लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद अब तक इलेक्शन कमीशन ने मखसूस सीटों का नोटिफिकेशन भी जारी नहीं किया है। अगर इंतखाब करना है तो दोबारा इंतखाब करें, या वो माहौल पैदा होगा जब वज़ीर आला का इंतखाब हुआ था, चौधरी परवेज़ इलाही साहब बिस्तर पर या पट्टियों में बंधे हुए नजर आए थे। आवाम को पहले क्या मिला था जो आवाम को अब मिल जाता? आवाम को उस्मान बुज़दार ने क्या दे दिया? हमजा शहबाज वज़ीर आला नहीं रहे तो आसमान कौन सा गिर पड़ना है? जिस तरह से इत्तेहादी नाराज हो रहे हैं, क्या उनको इलेक्शन करीब नजर आ रहे हैं? भाई इत्तेहाद के अंदर, हुकूमत के अंदर अगर 12, 13, 14 पार्टियां शामिल हैं तो सारी मिलकर इसको उठाएंगी। तो डेमोक्रेसी की जानिब हम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं ना। इससे पहले हमने देखा कि डेमोक्रेसी क्या होती है? फॉर द पीपल, आई नो द होल डेफिनेशन ऑफ इट, आई नो द होल डेफिनेशन। तो उसके बावजूद भी इस किस्म का स्टेटमेंट मेरे सामने, आहिस्ता आहिस्ता मेरे सामने। भाई कैसे आहिस्ता आहिस्ता खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक? केड़ा आहिस्ता? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। पता चला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अब पता चला के साथ मैं हूं मोहम्मद कामरान। आज के प्रोग्राम में बात होगी लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के असरात क्या हो सकते हैं। विफाकी हुकूमत से नाराज इत्तेहादियों की तादाद बढ़ने लगी है और इमरान खान ने एक बार फिर साइफर की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा दोहरा दिया है। तो नाज़रीन, सबसे पहले जिक्र कर लेते हैं महंगाई का, जिसने गरीबों का जीना मुश्किल कर दिया है। भूख से बचाने के लिए वालिदैन अपने ही हाथों से अपने ही बच्चों की जान लेने पर मजबूर हैं और खुदकुशी की खबरें भी बढ़ती जा रही हैं। इस मुश्किल का अंदाजा वही कर सकता है जिसने भूख की अजियत बर्दाश्त की हो। यह जुल्म नहीं तो और क्या है कि जो रहबर महंगाई कम करने का नारा लगाकर इख्तिदार में आए थे, उन्होंने ही मुश्किल फैसलों के नाम पर महंगाई के नए नए रिकॉर्ड बना दिए हैं। इन मुश्किल फैसलों ने सिर्फ अवाम की जिंदगी मुश्किल बनाई है, ना बदले हैं तो हुक्मरानों के शाहाना तौर अतवार, शाही प्रोटोकॉल के मजे उनके नहीं बदले हैं। पेट्रोल, बिजली, गैस, खाने पीने की अशिया सब कुछ महंगा है और इस पर मजीद टैक्सों का कोड़ा भी अलग से बरसाया जा रहा है। फर्क पड़ा है तो सिर्फ गरीब आदमी को पड़ा है, जिनके घर में फाके हैं और उनके लिए ही बचत की नसीहतें भी की जा रही हैं। दूसरी जानिब अगर हुक्मरानों की बात की जाए तो उनके महल्लों में पुरतकल्लुफ दावतें वैसे के वैसे ही चल रही हैं। खबर सुने कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने आज साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और उनके साहबजादे चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के एजाज में जोहराना दिया है और जराए का यह बताना है कि यह वजीर आजम हाउस इस्लामाबाद में दिया जाएगा। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने ऐसा क्या कारनामा अंजाम दिया है कि खजाना खाली होने के बावजूद उनके एजाज में जोहराना दिया जा रहा है, और वो भी अवाम के खून पसीने की कमाई से। जवाब इसका सिर्फ एक है कि मईशत नहीं बल्कि अपनी अपनी सियासत बचाने के लिए यह सब कुछ किया जा रहा है। सच ये है कि शहबाज शरीफ हुकूमत को इत्तेहादी जो हैं वो अब आंखें दिखा रहे हैं और दूसरी जानिब पंजाब में भी जारी आईनी बहरान भी खत्म होता नजर नहीं आ रहा है। इसी हवाले से बात करेंगे कि आज लाहौर हाई कोर्ट ने वजीर आला पंजाब के इंतखाब के मुतालिक फैसला सुनाया है, लेकिन आईनी माहिरीन का यह बताना है कि इससे मामला हल होने की तवक्को नहीं है बल्कि मजीद बिगड़ जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट ने बतौर वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज के इंतखाब को कलअदम करार दे दिया है। यह फैसला पीटीआई और दीगर की अपीलों पर जस्टिस सदाकत अली खान की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने 4-1 की अक्सरियत से सुनाया है। इस सारे मामले से जुड़े कुछ दिलचस्प हकाइक भी मुलाहिजा कीजिए। पहले जो हमजा शहबाज शरीफ का मुतनाज़ इंतखाब हुआ, उसका हुक्म भी लाहौर हाई कोर्ट ने दिया था। हमजा शहबाज शरीफ का मुतनाज़ हलफ स्पीकर कौमी असम्बली ने, यह भी लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म था और अब हमजा के इंतखाब को कलअदम करार देने का हुक्म भी इसी लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से सामने आया है। अदालत ने एक बार फिर न सिर्फ इंतखाबात की तारीख मुकर्रर कर दी है बल्कि हलफ लेने का टाइम फ्रेम भी उनकी जानिब से दे दिया गया है। इस फैसले पर पीटीआई का रद्द-ए-अमल भी आ गया है और रद्द-ए-अमल में उनका कहना है कि लाहौर हाई कोर्ट के इस फैसले में भी बहुत सी खामियां हैं जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाएगा। मुतालबा यह है कि वजीर आला के इंतखाब के लिए ऐवान की गिनती पूरी होना बहुत जरूरी है, इसलिए ज़िमनी इंतखाब तक इंतजार किया जाए। दूसरा, लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद अब तक इलेक्शन कमीशन ने मखसूस सीटों का नोटिफिकेशन भी जारी नहीं किया है। एक फरीक को फौरी रिलीफ और दूसरे के लिए ताखीर पर भी पीटीआई क़यादत ने एतराज उठाए हैं। ये सब कुछ सिर्फ हुस्ने इत्तेफाक है या फिर हुस्ने करिश्मा साज, इस पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। मेरे साथ हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं,
नज़ीर लगारी साहब और नूरुल आरफीन साहब। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। लगारी साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा। सर, अब जो लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला आया है, आपकी नज़र में जो बहरान है वो टल जाएगा इस फैसले के बाद या फिर मज़ीद बिगड़ जाएगा? देखिए, बहरान आए रोज़ गहरा, संजीदा और बहुत पुरपिच और पेचीदा होता जा रहा है। और उसका सबब ये जो हमें सरे आईना नज़र आ रहा है, उससे ज़्यादा संगीन बहरान पसे आईना मौजूद है। और जो कुछ हम देख रहे हैं सामने स्टेज पर, जो कुछ हमें नज़र आ रहा है, स्टेज के पीछे जो है वो शायद इससे ज़्यादा तकलीफ़ दे और ज़्यादा परेशान कौन सूरत हाल है। और ये जो किरदार बदले जा रहे हैं या किरदारों की जो मुख्तलिफ उनकी पोजीशन चेंज की जा रही है या चेंज करने के हमें अंदाज़ दिखाया जा रहा है, वो भी इस तरह का नहीं है कि इसको लोग आसानी से हज़म कर सकें। क्या मतलब वो ये सारा का सारा ये सवाल तो मौजूद है ना कि जब ये आईनी गैर आईनी था जो फैसला जो इंतखाब था वज़ीर आला पंजाब का हमजा शहबाज शरीफ साहब का, अगर गैर आईनी था तो फिर इसी कोर्ट ने स्पीकर कौमी असम्बली से कहा था कि जनाब आप जाकर इनका हल्फ लें, तो वो लिजिटिमेसी कैसे अता हो गई थी। फिर अगर वो रिव्यू करना है आपने, अगर वो नहीं है लिजिटिमेट और वो गैर आईनी है इंतखाब, तो फिर आप दोबारा इंतखाब जो है उस हाउस का करने जा रहे हैं जो हाउस अभी मुकम्मल नहीं है। तो या तो ये किया जाए कि ये नोटिफिकेशन भी जो मखसूस सीटों का है इसको भी डिले किया जाए, और वो जो 20 सीटों पे इंतखाब है, जिन सीटों पर इंतखाब है उनको हो लेने दिया जाए। उसके बाद प्रोपोर्शन देखा जाए कि किस पार्टी की सीटें ज़्यादा हैं और उसको सीटें भी ज़्यादा दोबारा एलोकेशन होनी चाहिए, और फिर जाकर आप अगर इंतखाब करना है तो दोबारा इंतखाब करें। लेकिन ज़ाहिर है अब अदालती फैसला एक आ गया है, एक तारीख मुकर्रर। परवेज़ इलाही का वैसे ये भी कहना है कि उनके 5 जो अरकान हैं वो हज पे भी गए हुए हैं, तो उनके अरकान की तादाद भी इस वक्त पूरी नहीं है। और भी कई लोग जो हैं वो हज पर गए हुए हैं, लेकिन कोर्ट ने टाइम फ्रेम दे दिया है, वक्त दे दिया है, और तारीख भी दी है और टाइम उसके साथ वक्त भी दे दिया है। अच्छा, इसको कैसे टाला जा सकता है? इसलिए कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब तो खुद उम्मीदवार हैं, अब वो सदारत नहीं कर रहे हैं, सदारत करनी है डिप्टी स्पीकर ने। आप डिप्टी स्पीकर को कैसे, या वो माहौल पैदा होगा जो उस दिन पैदा हुआ था जब वज़ीर आला का इंतखाब हुआ था, और फिर चौधरी परवेज़ इलाही साहब हमें बिस्तर पर या पट्टियों में बंधे हुए नज़र आए थे। क्या ऐसी सूरत हाल दोबारा पैदा होने जा रही है? इसके लिए भी कोर्ट ने कोई ऐसे मेजर्स किए हैं कि जी कंटेम्प्ट का वो होगा, लगेगा जो ऐसा करेंगे और उन पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का। अच्छा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नतीजा ये होगा कि फिर सज़ाएँ होंगी, और सज़ाएँ होने का नतीजा क्या होगा? पहला जो वो होगी सज़ा, तो जो होगी सो होगी। अगर वो सज़ा 6 सेकंड की भी होती है, वैसे तो 6 महीने की कहा जा रहा है, अगर 6 सेकंड की भी तो डिसीट हो जाएंगे। बिल्कुल। अगर इसमें अगर 50 वो कहते हैं कि जी हम देखेंगे कि किस तरह कोई बोल रहा है ज़ुबान से, किस तरह वो इशारा कर रहा है, किस तरह वो किनाया कर रहा है, किस तरह वो कलम इस्तेमाल कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें नोट की जाएंगी और फिर नोट करके कोर्ट में पेश की जाएंगी। तो अगर इससे एक और पेंडोरा बॉक्स खुला कि डिस्क्वालिफिकेशन शुरू हो गई कि जनाब इनको सज़ाएँ हो गई हैं, लिहाजा ये डिस्क्वालीफाई को। निहाल हाशमी ने कोई तकरीर की थी, कोई सज़ा हुई थी, उसके बाद उनकी सीट खाली हो गई थी, इसी तरह से और लोगों भी हुई, तो मजीद आईनी बहरान बढ़ जाएगा। अच्छा, नूरुल आरफीन साहब, आप लाहौर हाई कोर्ट के आज के फैसले को कैसे देखते हैं? आपकी नज़र में क्या कन्फ्यूजन ख़त्म हो गई है या फिर मजीद बढ़ गई है? सलीमुल्लाह से कलीमुल्लाह और कलीमुल्लाह से सलीमुल्लाह दोबारा होता नज़र आ रहा है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। बहरान पेचीदा, बिल्कुल ठीक कहा, पेचीदा दर पेचीदा होता नज़र आ रहा है। लेकिन इस फैसले के मासलात क्या हैं ये समझ में अभी तक नहीं आ रहा। पहले आपने अभी अपने इंट्रोडक्शन में नहीं कहा कि लाहौर हाई कोर्ट ने ये कहा, लाहौर हाई कोर्ट ने ये कहा, और अब लाहौर हाई कोर्ट ये कह रहा है। तो फिर मेरा ख्याल है कि फिर एक बार फैसला साज़ों को सर जोड़ करके बैठ जाना चाहिए और पूछ लेना चाहिए लाहौर हाई कोर्ट से कि सरकार जो आपका हुक्म हो फिर हम वही एक दफ़ा कर लेते हैं, क्योंकि ये रोज़ रोज़ का तामझाम, रोज़ रोज़ का एक नए सिरे से ये ड्रामा
फिर दोबारा बलवा होगा, फिर दोबारा पिटाई होगी, फिर कुछ लोग ज़ख्मी होंगे, फिर पुलिस अंदर दाखिल होगी, फिर जूतेबाजी होगी। उसके बाद फिर आप कहेंगे कि जी पार्लियामेंट मुक़द्दस है, जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, तो कहने वालों को यकीन आएगा, नहीं सुनने वाले इस बात पर यकीन करेंगे। मेरा ख्याल है एक दफ़ा पूछ लें कि करना क्या है, उसके बाद ही फिर जो करना है वो करें। मुझे इससे तो कोई रिश्तेदारी नहीं है कि अगर शहबाज शरीफ के साहबजादे जो हैं वो वज़ीर आला बन गए थे तो उन्होंने बाकायदा पेरिस में तब्दील कर देना था, और चूँकि उस्मान बुज़दार थे तो उन्होंने उसको खंडर बना दिया था। दोनों तकरीबन आगे पीछे ही की फ़्लाइटें हैं। लगारी साहब, अब जो कल जो भी नतीजा निकलेगा, आप क्या समझते हैं कि उसका जो 17 जुलाई को ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं उस पर भी असर पड़ेगा? यकीनन पड़ेगा। किस तरह का? पॉजिटिव वे में, नेगेटिव वे में? और देखिए, मैं ये कहता हूँ कि पोलराइजेशन है भाई। आप किसी को इस वक्त नहीं कह सकते हैं कि कौन ठीक पोजीशन पर खड़ा है, कौन गलत पोजीशन पर खड़ा हुआ। मैं समझता हूँ कि एक दिन वो गलती करते हैं, दूसरे दिन दूसरा फरीक जो है उससे बड़ी गलती करता है। क्या ये अब बहुत सी चीज़ें पिट चुकी हैं, बहुत से नैरेटिव पिट चुके हैं। वो 25 मई को अगर डेट नहीं मिली तो गया ख़त्म, फिर फलां वाक़या ना हुआ तो फिर वो तो भी ख़त्म हो गया। ये रिजीम चेंज किया था अमेरिका ने, अमेरिका की तो मामा आज़ादी, और वो आज़ादी वाला मामला क्या हुआ, ख़त्म। वो फिर मार्च था, मार्च तो अप्रैल हो गया, अप्रैल से मई हो गया, मई से जून हो गया, कल जुलाई हो रहा है भाई, ख़त्म। तो ये सारे का सारा पोलराइजेशन बढ़ रही है, कन्फ्यूजन बढ़ रही है, और मेरे ख्याल में इस खित्ते में यही मुकद्दर है। अच्छा, नूरुल आरफीन साहब, आप क्या समझते हैं? 9 सीटों की ज़रूरत है 17 जुलाई को। अगर इंतखाबात में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 9 सीटें नहीं जीत पाती है तब भी सीएम नहीं रहेंगे हमजा शहबाज साहब, तो जो कल नतीजा निकलेगा आप समझते हैं कि उसका असर 17 जुलाई को होने वाली ज़िमनी इलेक्शन पर भी होगा? क्योंकि जो इक़्तिदार में पार्टी होती है उसको इंतज़ामिया की सपोर्ट भी होती है। अच्छा, मैं इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं दूसरी बात पर आ जाता हूँ। सपोज़ हमजा शहबाज वज़ीर आला नहीं रहते, फिर क्या होगा? आसमान गिर जाएगा। उस्मान बुज़दार जैसी फ़्लाइट जब वज़ीर आला थी तो क्या हुआ था? मुझे इन बातों की कोई रेलेवेंस समझ में नहीं आती। आवाम को पहले क्या मिला था जो आवाम को अब मिल जाता? आवाम को उस्मान बुज़दार ने क्या दे दिया? आप अखबारात उठा करके पढ़ें, इदारिये पढ़ें, आपको लग पता जाएगा कौन किस वक्त कहाँ चिटे जलाने में लगा हुआ है, गैर कानूनी अहकामात की फ़ाइल्स वगैरह जलवाई जा रही हैं। ज़ुबान ज़द-ए-आम है, अब तो हर चीज़ खुल करके नज़र आ रही है। हमजा शहबाज वज़ीर आला नहीं रहे तो आसमान कौन सा गिर पड़ना है भाई? पंजाब में गुड गवर्नेंस के जितने रिकॉर्ड टूटे हैं वो पहले ही कोई कम था। उसके बाद से अब तक पीटीआई का वो जो रिजीम चेंज का वो एक फ़लसफ़ा हम सुनते चले आ रहे हैं, उस वक्त से लेकर के आज तक मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि करने वाले करना क्या चाह रहे हैं। मुझे वाकई नहीं समझ में आ रहा। और तबसरा करूं या तबर्रा, और तबर्रा ही अगर करना है तो किस पर करूं कि हक अदा हो जाए, ये समझ में नहीं आ रहा। हमजा शहबाज केड़ा यार, मेरा क्या लेने देना है? लेकिन पूरे के पूरे पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे को खेलने वालों ने फुटबॉल बनाया हुआ है। एक कहता है मैं आज़ाद हूँ, मैं जो चाहूँगा करूँगा, दूसरा कहता है मैं मुक़द्दस हूँ, स्क्रिप्ट मैं लिखता हूँ, तुम लोगों को वही करना है जो तुम्हें करना है। और बाकी तो सारे ठहरे काट के उल्लू, उनको तो जिधर बिठा दो बैठ जाएंगे, जिधर हकाल दो हाँक जाएंगे। मतलब इस सारे खेल का हासिल उसूल क्या है, सर पैर क्या है, इस सारे ड्रामे का एंड रिजल्ट क्या निकलेगा सिवाय डिजास्टर के? दैट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट पार्ट। कुछ बात अब कर लेते हैं चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान की। आज रिजीम चेंज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते उन्होंने बहुत अहम बातें की। इस हवाले से भी बात की जो ये लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आया है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, चैलेंज करेंगे इस फैसले को। और साथ साथ जो एक और इम्पॉर्टेंट बात उन्होंने की वो साइफर के हवाले से की, और उन्होंने कहा है कि जुडिशल इंक्वायरी इसकी होनी चाहिए। एक बार फिर इस बात को दोहराया गया है। लगारी साहब, आप क्या समझते हैं, रखना कहाँ पर मौजूद है? जुडिशल इंक्वायरी की इससे पहले भी इमरान खान साहब बात कर चुके हैं, लेकिन अभी तक उस पर कोई अमल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। असल में रखना था, आज नहीं था, वो 3.5 साल पहले हुआ था, 4 साल पहले, वो आरटीएस मशीनों के बैठ जाने का। और जिस तरह से आरटीएस मशीनें बैठी और जिस तरह से इमर्ज होकर आए, उस वक्त से मसला पैदा हुआ जो बढ़ता चला गया रहा है। उनके पूरे दौर में बढ़ता रहा और अब भी बढ़ रहा है। ये नहीं है कि इन्होंने आकर कोई चांद सरे आसमां लेकर आए हैं, कोई नए सितारे इन्होंने लेकर आए हैं, लेकिन वो उनसे क्या डिलीवर होगा भाई, जिनने 3.5 साल लोगों की मत मार दी थी और लोगों की ज़िंदगी को जीर्ण बना दिया था। ये नैरेटिव भी पिट चुका है
कि जनाब वो करें, जनाब वो मरासला जो है पहले ख़त था जेब से निकाला, फिर उसके बाद वो उस वक्त था, वो मार्च में इन्होंने दिखाया और मार्च में ही उसकी बड़ी वाह हो गई, फिर अप्रैल में भी वो चलता रहा, अब उसकी कोई औकात नहीं रही है। रिजीम चेंज, भाई रिजीम चेंज आपको चेंज करके अमेरिका को क्या मिलेगा? ये सवाल तो अब हर आदमी पूछ रहा है कि क्या हुआ इससे, क्या अमेरिका के अंदर उसकी मैशत ठीक हो गई है, या उसके कर्जे उतर गए हैं, या चीन या दूसरे जो जिनके साथ उनको चैलेंज दरपेश है वो चैलेंज ख़त्म हो गए हैं? क्या अमेरिका जो है अब वो इस रिजीम चेंज के बाद वो कोई बहुत बड़ी नई ताकत उसने हासिल कर ली है? भाई अमेरिका अपनी जगह पर है, आप अपनी जगह पर हैं, वो उनको इनसे क्या ख़तरा था यार? मतलब मैं क्या मतलब वो जो है एक कि भाई ये सारा कुछ जो है वो जो बंदा कह रहा था कि ये सारा मेला ही इसलिए लगाया गया था और इसमें तकरीबन 1.5 लाख लोग ही इसलिए आए थे कि मैं ये चादर पहन कर गया था, इसको चुराना था, बस ये असल मकसद था, मेला ही सारा इसलिए हुआ था। नहीं भाई, ऐसा मेला नहीं हुआ था, कोई बंदा था बदनीयत जो आपकी चादर लेकर चला गया, लेकिन सारा मेला इसलिए नहीं था। अमेरिका जो है वो अब उसके पास ये है, रिजीम चेंज करता है भाई, ऐसे थोड़ी करता है, वो निशाने इबरत बना देता है, जिस तरह से उसने बनाया सद्दाम हुसैन को, जिस तरह से उसने बनाया बाकी लोगों को, किस तरह से कहाँ हैं वो लोग जिसने उसने निशाना इबरत बनाना चाहा था। 10-10.5 लाख आदमी जो है वो इंडोनेशिया में कत्ल कर दिए गए थे, और हमने जो कुछ देखा है अफ़गानिस्तान में जिस तरह से चीज़ें हुई हैं वो हमारे सामने हैं। अब अमेरिका जो है वो इनके पीछे पड़ा हुआ है, और ये जो है एक पता नहीं शहज़ादा गुलफाम को अमेरिका को पता ही नहीं चल रहा है कि शहज़ादा गुलफाम कहाँ पर हैं। लेकिन नूर साहब, अब यहाँ पर सवाल यही उठता है कि अगर उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं और वो कहते हैं कि इसकी जुडिशल इंक्वायरी हो जानी चाहिए, तो आपकी नज़र में क्या आप समझते नहीं हैं कि ऐसा हो जाना चाहिए, इंक्वायरी हो जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए? और दूसरी आपसे सवाल ये भी पूछना चाहूँगा कि अब ये जो रजीम चेंज हुआ है, इससे मुल्क को क्या आपकी नज़र में नुकसान नहीं हुआ है? भाई माजरत, सवाल आपका संजीदा था, लेकिन मुझे हंसी इसलिए आ गई क्योंकि इसका मुल्क से बराह रास्त लेना देना बहरहाल हो या ना हो, लेकिन मतलब मैं समझ में नहीं आ रहा शुरू कहाँ से करूँ। 3.5 साल में अवाम को कौन सी ऐसी राहतें मिल गई थी कि जिसके लिए मैं सोचूं कि अवाम उससे महरूम हो गए। हाँ, ये बात अगर आप मुझसे कहें कि इमरान खान के दौर में हम पर नज़ा का आलम तारी था, सकरात के आलम में हम मुब्तला थे, तो ठीक है, लेकिन अब ये जो मौत हम पर मुसल्लत की गई है नून लीग की और PDM की हुकूमत की सूरत में, ये इस हवाले से मैं आपसे बिल्कुल अग्री कर लूँगा। लेकिन वो कि रजीम चेंज और फलाना और ढिमकाना, मैं इसको अव्वल तो बाय नहीं करता, सीधी सी बात ये, मैं इसको बाय नहीं करता। हाँ, जुडिशल इंक्वायरी अगर आप करवाना चाहते हैं तो आप करवा लीजिए, वो भी इस हवाले से कि हर फरीक को वक्त गुजारी के लिए कुछ ना कुछ काम मुयस्सर रहना चाहिए। जुडिशरी के हवाले से जुडिशल इंक्वायरी अगर आप कराना चाहते हैं तो ठीक है, थोड़ा सा माहौल और बन जाएगा, थोड़ा सा और कुछ बयानात सुनने के लिए हमें मिल जाएंगे। जैसे कि फवाद चौधरी साहब हमें बता रहे थे, वो उन्होंने फ़रूक नसीम साहब का कंधा इस्तेमाल किया, उन्होंने कहा कि जी आला अदलिया के जजेस के प्लॉट के लिए और वो फलाना और ढिमकाना। अच्छा, वो बात बड़ी अच्छी थी, बात शायद बड़ी अच्छी थी, लेकिन वो बात की टाइमिंग बड़ी गलत थी। वो उनको उस वक्त करना चाहिए थी ये बात कि जिस वक्त वो हुकूमत में थे, वो कि उस बात की तरदीद फ़रूक नसीम साहब ने खुद ही कर दी। तो यहाँ ये सब चीज़ों से आवाम का लेना देना क्या है बेसिकली, मैं ये नहीं समझ पा रहा। आवाम को कौन सी राहतें मिल गई थी जिससे आवाम आज महरूम है? हाँ, अगर आप कंपैरेटिव एनालिसिस की बात करते हैं तो मैं अकेला 2 घंटे इस बात पर तकरीर कर सकता हूँ कि इमरान खान के दौर में मरे आपको जो थोड़ी बहुत सब्सिडीज़ मिल रही थी, चाहे पेट्रोल पे ही सही, वो कम से कम जारी रहनी चाहिए थी, ताकि आवाम का दम इस तरह से तो बहरहाल नहीं निकलता जिस तरह से इन तजुर्बेकारों ने आवाम के साथ हाथ किया। लेकिन सियासी अदम इस्तेहकाम, नूर साहब, आप समझते नहीं है कि वो कम से कम ना होता और हमारी मईशत चलें डाउन की जानिब जा रही थी, उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन जिस सूरत हाल पे इस वक्त मौजूद हैं, कम से कम वो ना होती अगर रिजीम चेंज ना होती? ये अग्री कर लेते हैं आपसे, ये जुज़वी तौर पे मैं आपसे अग्री कर लेता हूँ। मामला शायद इतने बुरे ना होते जितने अब हैं, ये बात आपकी ठीक है। ओके, अच्छा लगारी साहब, अब यहाँ पे एक और चीज़ जो आज इमरान खान साहब ने की, वो कहते हैं कि ये केसेस जितने भी थे
वो सारे पुराने थे। हमारे दौर में तो सिर्फ एक मकसूद चपरासी का केस बना, बाकी जो केसेस चल रहे थे वो दोनों बड़ी पार्टियों ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने एक दूसरे पर बनाए हुए थे। हमने तो सिर्फ उनके तसलसल को बरकरार रखा और अब ये आपस में मिल गए हैं और इन्होंने आते साथ ही सबसे पहला काम ये किया है कि और कुछ किया हो ना हो अवाम के लिए, उन्होंने अपने लिए कम से कम ये कर लिया है कि नैब के जो पर हैं वो काट दिए हैं। नहीं, मेरे ख्याल में गलत बयानी कर रहे हैं। उनके दौर में केसेस बने, उनके दौर में रेफरेंसेस आए, उनके दौर में इंक्वायरियाँ हुई, एक नहीं बेशुमार इंक्वायरियाँ हुई हैं और तमाम लोगों की हुई हैं। शाहिद खाकान अब्बासी पर, ख्वाजा साद रफ़ीक पर और फवाद अहमद पर और दूसरे लोगों पर, बहुत से लोगों पर जिन पर इंक्वायरियाँ भी हुई हैं और जिन पर इन्होंने गिरफ्तारियाँ की हैं और गिरफ्तारियों के लिए इंक्वायरी का तकमील का भी इंतज़ार नहीं किया गया और उन्होंने धड़ाधड़ गिरफ्तारियाँ की। ये गलत बयानी कर रहे हैं और ये लोगों को इनका ख्याल है कि गुमराह हो जाएंगे लोग, इनकी बातें सुन लेंगे। मेरे ख्याल में एक बात समझ लेनी चाहिए कि झूठ के पाँव नहीं होते भाई। ये इन्होंने किया, इन्होंने ऐसे ऐसे काम किए हैं कि जिनकी कोई मिसाल भी नहीं थी और जिस तरह से इंक्वायरियाँ ठप करवाई थी। वो खुद कह रहे थे चेयरमैन नैब कि मैंने अगर ये BRT का केस खोला, मालम जब्बा का केस खोला, हेलीकॉप्टर का केस खोला, फलां केस खोला, फलां केस खोला तो हुकूमत गिर जाएगी। भाई तुम्हारी जिम्मेदारी है हुकूमत गिरना या ना गिरना। वो तो ऐवान का, पार्लियामेंट का काम है कि वो हुकूमत गिरती है या नहीं गिरती है। ये काम नैब का कहाँ से हो गया कि वो हुकूमत को बचाने के लिए चले? वो बचाने के लिए खड़े हुए थे। वो हुकूमत क्लैप्स कर रही थी अगर ये सारी इंक्वायरियाँ हो जाती, जो नहीं हुई, अब तक नहीं हुई हैं। और किस तरह से आप ये समझते हैं, कोई भी इस मुल्क का कोई एक शहरी समझता है कि 300 कनाल अराजी जो मारगला के इलाके में है, जो सबसे खूबसूरत है, जो सबसे बेहतरीन है, उसकी मजमूई और उसके अलावा दीगर तमाम उनकी प्रॉपर्टीज़ की मजमूई कीमत जो है वो 14 करोड़ रुपए होगी। यार मजाक है इस मुल्क के लोगों के साथ, खिलवाड़ है इस मुल्क के लोगों के साथ। ये कोई बात हुई कि जनाब इस तरह से कहें? एक ठीक, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। नाजरीन, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। नाजरीन, आप हमारे साथ रहिएगा। अब पता चला प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। नाजरीन, अब कुछ बात कर लेते हैं हुकूमती इत्तेहादियों के हवाले से जो कि बिखरना शुरू हो गए हैं। इससे पहले हमने देखा कि MKM और बाप पार्टी के अरकान जो थे उन्होंने नाराज़गी का इजहार किया था। कौमी असम्बली में भी हुकूमती कारकर्दगी पर खूब गर्जे बरसे थे और अब खबरें ये हैं कि ANP भी नाराज़ है और वो विफाकी हुकूमत से अलहदगी का सोच रही है। लगारी साहब, अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि जिस तरह से इत्तेहादी नाराज़ हो रहे हैं, क्या उनको इलेक्शन करीब नज़र आ रहे हैं और वो ये समझते हैं कि जो हुकूमती कारकर्दगी है वो इस काबिल नहीं है कि इसके साथ वो अगर अपने आप को नत्थी करके रखेंगे तो इलेक्शन में वो कामयाब नहीं हो पाएंगे, या फिर कुछ और वजह आप देखते हैं? देखिए, हुकूमत अपने फैसलों पर अमल नहीं कर रही है, हुकूमत अपने वादों पर अमल नहीं कर रही है। जो भी वादे किए इन्होंने MKM के साथ, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि 3 हफ्ते से ज़्यादा हो गया है। आपने अनाउंस किया था कि मोहतरमा नसरीन जलील गवर्नर होंगी सिंध की और आपने मियां इफ्तिखार हुसैन को खैबर पख्तूनख्वा का गवर्नर बनाने का ऐलान किया। तो उसके बाद खामोशी किस बात की है, ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या ये नोटिफिकेशन का मसला है। आपको पता है कि गवर्नर हाउस खाली हो गया है अमलान, यहाँ पर भी और खैबर पख्तूनख्वा में भी। ना वहाँ पर गवर्नर, ना यहाँ पर गवर्नर। यहाँ पर एक जो हमारे स्पीकर हैं वो कायम मकाम गवर्नर हैं, वो कुल वक्ती स्पीकर होंगे या कुल वक्ती कायम मकाम गवर्नर होंगे। ज़ाहिर है जब तक गवर्नर का तकर्रुर नहीं होता तो उनको तो रोज़ाना जाकर गवर्नर हाउस में बैठना है। फिर जाकर अब असम्बली ना भी जाएं तो मुझे नहीं पता उनकी क्या पोजीशन है। बेल पर तो हो चुके हैं लेकिन उनकी ज़ाहिर पेशियाँ भी होंगी। अब गवर्नर साहब जाएंगे अपना उनके ऊपर जो भी रेफरेंसेस हैं या जो भी केसेस हैं उनकी पेशियों के लिए भी जाना होगा। इसी तरह से मियां इफ्तिखार हुसैन के लिए आपने ऐलान किया कि वो गवर्नर होंगे, तो उनकी हलबर्दारी का क्या मसला है अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है। यानी अगर जनाब आरिफ अलवी साहब, डेंटल सर्जन आरिफ अलवी साहब जो हैं, अगर वो ये कर सकते हैं कि गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान साहब का नोटिफिकेशन जारी कर सकते हैं और उनकी तकर्री कर सकते हैं, तो उनको क्या मसला है कि वो यहाँ गवर्नर सिंध की और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की तकर्री नहीं कर रहे हैं। और फिर ये कि जब आपके फ़ैसला करने के बाद
अगर आपने नाम दिया है और गवर्नर अगर सदर ममलिकत उस पर अमल नहीं कर रहे हैं तो एक मुद्दत के बाद वो ऑटोमेटिकली वो आर्डर हो जाता है। तो अब उस पर क्यों, मतलब किस चीज़ की रुकावट है? असल मसला ये है, ये कन्फ्यूजन है लोगों में कि इस बात में किस बात की रुकावट है, क्यों रोका जा रहा है और क्यों नहीं आने दिया जा रहा है, और हमारे यहाँ ये मनसब खाली क्यों पड़े हुए हैं? अभी ANP को सर वैसे क्या मसाइल हैं? ANP एकदम से उठ गई है, अब ये भी कुछ वजारत चाह रहे हैं या कुछ और वजह है? नहीं, जब ANP के बारे में ये मैं नहीं कह सकता हूँ कि वजारत के लिए कर रही है। ज़ाहिर है उनके साथ तो जो वादे हुए हैं उनकी तकमील का मसला होगा, और वो उन्होंने बाकायदा इजलास किया और उन्होंने कहा कि जो जिम्मेदारी है उसको पूरे करने में नाकाम रहें। और दूसरी बात, उनको उन फैसलों पर भी एतराज़ है कि जो आप इकनॉमी में फ़ैसले कर रहे हैं और सख्त फैसले कह रहे हैं कि हम कर रहे हैं, और आम आदमी पर जो उसका असर पड़ रहा है। अब ज़ाहिर है ये जब इसका मलबा जो है हुकूमत के फैसलों का, वो तो तमाम पार्टियां इसको उठाएंगी ना कि भाई इत्तेहाद के अंदर, हुकूमत के अंदर अगर 12, 13, 14 पार्टियां शामिल हैं तो सारी मिलकर इसको उठाएंगी। तो वो इस सूरत हाल से भी बचना चाहते हैं कि हमारा क्या है, हमारी ना हमारे पास वजारतें हैं, ना हमारे पास कोई मनसब है, हम सिर्फ सहारा देने के लिए अगर खड़े हुए हैं तो इनका बोझ हम क्यों उठाएं? बिल्कुल ठीक हो गया। नूरुल आरफीन साहब, अब अवाम के लिए इस हुकूमत ने क्या करना है? इनसे तो अपने इत्तेहादी ही संभाले नहीं जा रहे हैं, तो क्या आप समझते नहीं है कि बेहतर है कि खप मुकाएं, घर जाएं, इलेक्शन करवाएं? उससे क्या होगा? नए कम से कम जो सियासी इस्तेहकाम जो है वो तो आएगा ना। कैसे? अगला वाला टर्मिनेटर आएगा, आर्नल्ड शिवाजनीकर। वो बड़ा इंडिपेंडेंट होगा, वो आज़ाद और मुक़द्दस के तसल्लुत से बाहर होगा। इस निज़ाम में, इस गले सड़े लानतज़दा मनहूस निज़ाम में कुछ नहीं है किसी के लिए। आप हर 6 महीने पे एक इलेक्शन करा के देख लीजिए, मैं 50 दफ़ा कह चुका हूँ। अभी बात हो रही थी गवर्नर की। अच्छा, गवर्नर आ जाएगा तो उसके बाद क्या होगा? गवर्नर आकर के महंगाई ख़त्म कर देगा। शहबाज शरीफ भी तो महंगाई ख़त्म करने आए थे, कर दी। और अभी थोड़ी देर पहले आपने एक सवाल पूछा, आपने कहा कि इत्तेहादी जो साथ छोड़ते जा रहे हैं, आपके ख्याल में इत्तेहादी आते क्यों हैं साथ? नज़रिए की बुनियाद पे। MQM कह रही थी कि महंगाई बहुत है इमरान खान के दौर में, तो अब MQM की आंखें चली गई हैं, वो अंधी हो गई है। सूरदास की नज़र से देख रहे हैं MQM वाले, उनको नज़र नहीं आ रहा कि अब इस वक्त महंगाई कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी है। अब क्यों नहीं शर्म हया आ रही? अब क्यों इसके साथ खड़े हुए हैं? इमरान खान की हुकूमत चली गई थी तो कहा था कि हमें ज़ोर ज़बरदस्ती से बज़ोरे कुव्वत इमरान खान की हुकूमत का साथ देने पर मजबूर किया गया। आज तक नाम नहीं बताया किसने मजबूर किया, हालांकि मैं अपने प्रोग्राम्स में, अपने तज्जियों में खुल करके बताता रहा हूँ कि कौन ये करवाता रहा है MQM से। MQM को अभी तक शर्म नहीं आई कि ये बात बता दें। आप कह रहे हैं कि बाप पार्टी, वह भाई बाप का भी बाप है, यहाँ सबका कोई ना कोई बाप है। जब उस बाप की तरफ से फैसले सादिर हो जाते हैं, फिर किसी की कोई मजाल नहीं कि चूं चरा कर जाए। पाकिस्तान में सियासतदान कर रहे होते हैं क्या? सियासतदान सिर्फ उन फैसलों को अमली जामा पहनाने की एक जरिया, एक वसीला, एक सबील बज़ाहिर होते हैं। पाकिस्तान में सियासत तो वो लोग भी कर रहे होते हैं कि जिनका मैंडेट नहीं है। नवाज शरीफ के दौर में किसने आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करनी शुरू की थी कि जी मईशत बहुत बुरे हालत में, फलाना ढिमकाना? उनका मैंडेट था। साकिब निसार खुद कहते रहे मईशत की बदहाली पर नौ पढ़ते रहे, साकिब निसार का मैंडेट था? आज़ाद इदारे का मैंडेट था कभी? तुमसे अपनी आंख का शैतीर नजर नहीं आ रहा, तुम दूसरों को जो है निशाने मंजिल देने के लिए चले जा रहे हो। पाकिस्तान में आप रोज हर 6 महीने पे इलेक्शन कराएं, कुछ भी नहीं निकलना, कुछ भी नहीं निकलना। आप रिजीम चेंज कॉन्फ्रेंस करवा लें, आप फलाना करवा लें, आप ढिमकाना करवा लें, जितने लोग, मतलब इन सारी बातों से ये सिर्फ ये है कि आप अपना कलेजा छीलेंगे, मैं अपना गला दुखाऊंगा, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। गवर्नर नहीं था, गवर्नर आ जाएगा, ठीक है, फिर क्या हुआ? महंगाई कम हो गई। इमरान खान था, शहबाज शरीफ नहीं था, चलो इमरान खान गया, शहबाज शरीफ आ गया, क्या महंगाई नहीं है? बिल्कुल है। वो कह रहे थे अपना तन का कपड़ा बेच करके मैं आटा लाऊंगा, उनके तन के कपड़े भी अभी तक सलामत हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमारे तन के कपड़े एक एक करके उतर रहे हैं। अब अनकरीब सब लोग जागिया में घूमेंगे और उसके बाद कहेंगे जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। उसके बाद सब लोग कहेंगे कि हाँ, पाकिस्तान अब सही मानों में एक आज़ाद, खुद मुख्तार, जमहूरी रियासत बना है। कुछ नहीं है इन बातों में। लगारी साहब, अब आप किस नज़र से इस बात को देखते हैं जो कि नूर भाई ने भी की, और दूसरा क्या आप समझते हैं वैसे कि जो सियासी अदम इस्तेहकाम इस वक्त मौजूदा चल रहा है,
इलेक्शन हो जाएं तो कम से कम ये सियासी अदम इस्तेहकाम जो है वो बेहतर हो जाएगा और इस्तेहकाम की जानिब हमारी मईशत भी जाएगी। ये देखिए, मेरा सवाल वही है जो नूरुल आरफीन साहब ने किया है। फिर क्या होगा? होगा इलेक्शन। भाई इलेक्शन पाकिस्तान में 1970 के पहले बालिग रह-दही की बुनियाद पर होने वाले इंतखाबात से लेकर आज तक इलेक्शन होते नहीं, इलेक्शन बनाए जाते हैं। अब अगर इलेक्शन इसी तरह से बनाने हैं तो किसी को भी ले आए, उसने नहीं चलना। मोहम्मद खान जुनेजो 85 मार्च में इलेक्शन के नतीजे में वो आए और उनको 88 में कहा कि चले जाओ। 88 दिसंबर में बेनज़ीर आई और उनके बाद 90 में कहा गया कि आप जाएं। नवाज शरीफ आए और भी उन्होंने मुद्दत पूरी नहीं की थी, कहा जाएं। आपने जब ये तय किया हुआ है कि लेकिन सर ट्रू डेमोक्रेसी की जानिब हम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं ना, इससे पहले हमने देखा कि ये कैसे पता चला आपको? सर नहीं भाई, इस पे होगा अच्छो। ये क्या आपने ये स्टेटमेंट कैसे दिया? ऐसे दी कि इससे पहले हमने देखा, इस हुकूमत से पहले 5 साल पूरे किए हुकूमत ने, उससे पहली हुकूमत ने भी 5 साल पूरे किए। एटलीस्ट डेमोक्रेसी आ गई। सर नहीं तो बढ़ रहे हैं ना हम डेमोक्रेसी की जानिब। देखें आप, डेमोक्रेसी क्या होती है? एकदम से डेमोक्रेसी क्या होती है? फॉर द पीपल, आई नो द होल डेफिनेशन ऑफ इट, लेकिन आई नो द होल डेफिनेशन। तो उसके बावजूद भी इस किस्म का स्टेटमेंट मेरे सामने, आहिस्ता आहिस्ता मेरे सामने। नूर भाई देखें ना, आहिस्ता आहिस्ता हम उसकी जानिब बढ़ेंगे ना। इट्स नॉट दैट कि भाई कैसे आहिस्ता आहिस्ता खाक हो जाएंगे हम, तुमको खबर होने तक। केड़ा आहिस्ता? इमरान खान आता है, उसको अपनी 1 अरब रुपए हेलीकॉप्टर के ऊपर लगा देता है, आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, मुझे 100 रुपए का पेट्रोल देते हुए मौत आती है, आहिस्ता आहिस्ता। ओ भाई, मैं सिर्फ जांगिए में खड़ा हूं। अब्दुल्ला वाला लतीफा सुना है या सुनाऊं? एक आदमी, उसके तन पे सिर्फ जांगिया था, एक सड़क पे जा रहा है, देख रहा है अब्दुल्ला रेस्टोरेंट, अब्दुल्ला कॉफी शॉप, अब्दुल्ला पान शॉप। आखिर जाकर के उसने अपना जांगिया भी उतार करके आसमान की तरफ फेंका और कहा ये भी अब्दुल्ला को दे दो। भाई ये हालत हो गई है आम आदमी की। हम सब इस वक्त अब्दुल्ला हैं। आप कह रहे पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता जमहूरियत की तरफ बढ़ रहा है। ये आपको व्हाट्सएप पे किसी ने बताया या आपने अपने तौर पर यह बात तस्वुर कर लिया? ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में जमहूरियत का जीम नहीं है। जमहूरियत बिना जमहूर के कुछ नहीं है। मुल्क बिना अवाम के कुछ नहीं है। अवाम जहां रो रही हो और जहां अशराफिया आपस में इख्तिदार के लिए लड़ रही हो, कॉन्फ्रेंसेस करा रही हो, अपनी मर्जी के साफियों को बुला करके बगले बजवा रही हो, तालियां बजा रही हो, दूसरों पर तबर्रा करवा रही हो, ट्रेंड्स चला रही हो, वहां जमहूरियत नहीं होती। ये जमहूरियत नहीं है। नवाज शरीफ गया तो शहबाज शरीफ आया, शहबाज शरीफ जाएगा तो कामरान आ जाएंगे, उनके बाद नजीर लगारी आ जाएंगे, उसके बाद आरफीन बैठ करके जमहूरियत का बाजा बजाएंगे। ये जमहूरियत नहीं है। 2022 में आप 240 बसें चलाने पे बाजा बजा रहे हैं कि देखो हमने जमहूरियत के लिए बसें दे दी। और भाई मामा, इंफ्रास्ट्रक्चर कौन देगा? मैं रोज अपने घर से निकल करके फंस जाता हूं, आधा घंटा वहीं जमहूरियत को मैं गालियां दे रहा होता हूं कि सड़क बनाई नहीं, बसें चला दी। केड़ा जमहूरियत? यार मैं आपसे दस्तबस्ता इल्तिमास करता हूं कि मैं बराबर में बैठा हूं और आपने जमहूरियत का पौधा परवान भी चढ़ा दिया। भाई थोड़ा सा देख लिया कीजिए यार, बहुत माजरत। ऑलराइट, ब्रेक की जाने बढ़ेंगे और ब्रेक से वापस आएंगे तो एक लगारी सबसे भारी में हम आज बात करेंगे साउथ अफ्रीका के सीरियल किलर्स के हवाले से। हमारे साथ रहिएगा। अब पता चला प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। एक लगारी सब पर भारी में हम बात करेंगे आज साउथ अफ्रीका के सीरियल किलर्स के हवाले से। सर कौन है ये सीरियल किलर्स? जनूबी अफ्रीका के साहिलों पर मौत के साए मंडला रहे हैं और जो आबी हयातियात है वहाँ पर खौफ व हिरास फैला हुआ है। गुज़श्ता 2 साल के दौरान बड़ी अहम वारदातें हुई हैं। शार्क मछलियों को ख़ास तौर पर टारगेट किया जा रहा है और शार्क मछलियों को मार दिया जाता है। मारने के बाद उनका दिल और जिगर निकाल लिया जाता है। उसके बाद फिर उनका गोश्त भी खा लिया जाता है, लेकिन उनका बाकी जिस्म जो है वो किसी तरह से साहिलों पर पहुंचता है तो पता चलता है कि यार ये क्या सूरत हाल हो गई है। ख़ासतौर दिल और जिगर ये क्यों निकले हुए हैं, इस पर बड़ी परेशानी। और 2 साल से लगातार जो वहाँ पर बड़ी नायाब नस्ल है शार्क की। शार्क मछलियाँ जो हैं उनकी शामत आई हुई है और वो लगातार
मरती चली जा रही हैं और उनको अचानक पता चलता है कि इनको टारगेट किया गया है। टारगेट करके इनका दिल निकाला गया और इनका जिगर निकाला गया है और उसके बाद जो है इनका गोश्त भी खाया गया और फिर उसे छोड़ दिया गया। अब मसला ये हुआ कि इसका कैसे पता चला जाए भाई क्यों हो रहा है ऐसा, यके बाद दीगरे ये वाक़यात क्यों हो रहे हैं। तो वहाँ रिसर्च करने वालों ने ये क्या किया कि शार्क मछलियों पर अपने ट्रैकर लगा दिए। ट्रैकर लगाने से पता ये चला कि वहेल मछलियों, नर वहेल मछली की 2 वहाँ पर आई हुई हैं और जो बहुत बड़ी हैं और वो टारगेट कर रही हैं शार्क मछलियों को। शार्क मछलियों को टारगेट करने के बाद उनका दिल निकाल कर खा जाती हैं और उनका जिगर भी निकाल कर खा जाती हैं और उनका गोश्त भी खाती हैं और बाकी छोड़ देती हैं जो साहिलों पर पहुँचता है। तो ये इस सूरत हाल की वजह से वो पूरी एक तो शार्क मछलियों की नकल मकानी शुरू हो गई है, लेकिन वो उसी माहौल में ही बाकी बच सकते हैं। किसी और माहौल में जाती हैं तो ज़ाहिर है उनके लिए नया माहौल होगा और उनकी ज़िंदगी को वैसे ही ख़तरात होंगे। वहाँ रहती हैं तो ये 2 बड़ी बलाएँ आई हुई हैं जो इनको खाए जा रही हैं। अब इनके बारे में सोचा जा रहा है कि इन 2 को कहाँ किया जाए, कैसे किया जाए, यहाँ से कैसे निकाला जाए और फिर कहाँ भेजा जाए। और फिर दिलचस्प बात यह है कि शार्क की लंबाई होती है तकरीबन 20 फुट 21 फुट तक होती है और ये जो है वहेल मछली, इनकी जो लंबाई है वो 90 to 98 फीट तक होती है, बहुत बड़ी होती है। ज़ाहिर है आबी हयातियात में सबसे बड़ा जानवर जो है वो वहेल, और वहेल के बारे में अभी ये तक भी तय नहीं है कि मछली है या कोई और चीज़ है, चूँकि ये मैमल है और ये दूध पिलाती है अपने बच्चों को। तो बहरहाल ये एक बड़ा वाक़या है कि वहाँ शार्क की जनूबी अफ्रीका के साहिली इलाकों में शार्क की शामत आई हुई है और वो टारगेट हो रही हैं और अब वहाँ पर ये सोचा जा रहा है कि इनको कैसे बचाया जाए वहेल मछलियों से, जो 2 नर वहेल जो हैं वो शिकार कर रहे हैं इन शार्क मछलियों का। ठीक, नाज़रीन अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं। आरफीन नामा में आज जिक्र करेंगे कुछ कराची के मौसम के हवाले से। वैसे तो बारिश को अब्र रहमत कहा जाता है, लेकिन जब कराची के वासियों को पता चलता है कि बारिश होने वाली है तो वो मज़ीद परेशानी में मुब्तला हो जाते हैं कि 2 बूंदें पड़ेंगी नहीं और बिजली चली जाएगी और जो हमारी सड़कें होंगी वो नदी नालों का मंजर पेश कर रही होंगी। जी आरफीन भाई। कराची में बादल एक बार फिर हस्ब तवक्को महकमा मौसमियात की पेशिनगोई के मुताबिक बादल बरसने के लिए तैयार हैं और ज़िंदगी एक मरतबा फिर मुश्किल में पड़ने को है। महकमा मौसमियात का कहना है कि ये स्पेल जो है वो 100 मिलीमीटर बारिश अपने साथ लेकर के आ सकता है। 100 मिलीमीटर बारिश का मतलब कराची में कश्तियाँ चलने की नौबत तो इंशाअल्लाह ताला आ ही जाएगी। मेट ऑफिस की जानिब से जारी प्रेस रिलीज बता रही है कि कराची समेत सिंध भर में 2 जुलाई से बारिशें हो सकती हैं। कल रात से ही कराची में या आज रात से 2 जुलाई की रात से हवाएं दाखिल होना शुरू हो जाएंगी। गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश का इम्कान है। दूसरी खबर जो इस हवाले से बड़ी रेलिवेंट है वो बता रही है कि कराची में बरसाती नालों की सफाई न हो सकी। सफाई मुश्किल काम है। बारिश अगर वक्फे से हुई तो कोई मसला नहीं होगा, ये कहना है कोऑर्डिनेटर वज़ीर बल्दियात का। लेकिन आप कोऑर्डिनेटर वज़ीर बल्दियात की इन धमकियों पे मत जाइए, इसलिए कि जो ही कराची के हालात दरम बरम होंगे वैसे ही कोऑर्डिनेटर वज़ीर बल्दियात के अफसर यानी जनाब वज़ीर, उनसे ऊपर वाले वज़ीर, उनसे ऊपर वाले वज़ीर, फिर वाइसराय सिंध के और उसके बाद जो सबसे बड़े वाले, सबसे छोटे वाले, सबसे मोटे वाले, सबसे पतले वाले, उन सब के ट्विटर अकाउंट्स इंशाअल्लाह ताला आपको अच्छी अच्छी खबरें देने के लिए बिल्कुल तैयार रहेंगे। टेलीफोन चार्ज रहेंगे। आपको अच्छी अच्छी गलियों की तस्वीर निकाल करके बताया जाएगा कि फ़लाँ साहब यहाँ खड़े हैं, देखिए हम फ़लाँ जगह ड्राइव कर रहे हैं, कराची में हमने बिल्कुल जो है वो कारपेट बिछा दिया आपके लिए, कहीं बारिश नहीं है। लेकिन आपने घर से निकलने से पहले ये सोच लेना है कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है और अगर आप इस इंतकाम की भेंट चढ़ गए, अगर आपकी ज़िंदगी इस इंतकाम की नज़र हो गई तो किसी के अच्छे खान भी आपको और आपके घर वालों को इंसाफ नहीं दिला सकते। इसलिए कि यहाँ खुले मेन होल्स हैं, इसलिए कि यहाँ एक खूनी इदारा के इलेक्ट्रिक नामी मौजूद है जिस पर हाथ डालते हुए इस्लामी जमहूरी एटॉमिक रियासत के अच्छे खानों के, फन्ने खानों के हाथ कांपते हैं। किसी में इतना जिगरा है, नहीं इतना दिल, नहीं शायद इतना ज़र्फ कि इनसे पूछ सके कि भाई ये जो अम्बात बारिश में होती हैं इसकी जिम्मेदारी आप कबूल कर सकते हैं या नहीं। हाँ, एक इदारा ज़रूर है जो इनको के इलेक्ट्रिक वालों को बेल आउट करने के काम आएगा और वो है नेपरा का।
कुछ ब्रीफ केसेस अंडर द टेबल इधर से उधर होंगे, ज़मीरों की खरीदो फरोख्त होगी, चंद लाख रुपए का जुर्माना होगा और उसके बाद रावी एक बार फिर चैन ही चैन लिखेगा और फिर कोई साइंसदान आपको ये बताएगा कि जब बारिश होगी तो पानी तो आएगा, आपने खुद अपनी जानों का तहफ़्फ़ुज़ करना है, हमने कोई आपकी ज़िंदगियों का ठेका नहीं लिया हुआ। अर्बन प्लानर हैं मोहम्मद तौहीद साहब, इनसे वाबस्ता एक खबर बता रही है, गुज्जर और औरंगी नाले का काम नामुकम्मल है, अतराफ में 15 फुट गहरे गड्ढे हैं और लैंड स्लाइडिंग से रहायशियों को शदीद खतरात लाक हैं। अब जहनों में ये सवाल उभरता है कि अगर रहायशियों को खतरात लाक हैं तो रहायशियों को रिलीफ देना या आवाम को उनकी ज़िंदगियों को इस मुश्किल से, इस आफत से बचाने के लिए कौन सा इदारा हरकत में आएगा? तो उसका जवाब ये है कि कोई भी नहीं। और जब ये धड़म तख्ता हो जाएगा आवाम की ज़िंदगियों का, उसके बाद कोई आज़ाद इदारा अचानक से उठेगा और नोटिस ले लेगा और उसके बाद कोई जमहूरियत का मामा जाकर के अपने ख़रीदे हुए वकीलों की मदद से उनके नोटिस का मुंह बंद करता रहेगा। ये खेल कुछ अरसे चलेगा और उसके बाद फाइल एक बार फिर दाखिले दफ्तर हो जाएगी और यूं अल्लाह ने चाहा तो, अल्लाह के रसूल ने चाहा तो और जमहूरियत के चाचे मामों ने चाहा तो जमहूरियत का सो कॉल्ड जमहूरियत का जो दरक़ीक़त मौरूसियत की बदतरीन शक्ल है, इसका ये सफ़र यूं ही चलता रहेगा। कराची वाले कल से घरों से निकलने से पहले ये सोच लें कि वो इस्लामी फलाही एटॉमिक रियासत के शहरी हैं जिनकी जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ किसी की जिम्मेदारी नहीं मां सिवाय खुद उनके। घर से निकलो तो सोच करके निकलना भाई, बाकी आप जाने। बहुत शुक्रिया नूरुल आरफीन साहब, आपके वक्त का नज़ीर लगा का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मुझे मोहम्मद कामरान को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के वान। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।